नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग बीपीएससी 7th फेज़ की तैयारियां कर रहे हैं और बिहार से अलग से भी है या इंडिया के कहीं भी कोने से है, सभी कोई तैयारियां करें। और आज जो हम लेकर के आए हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट, ये 18वां है, लेकिन क्लास नंबर आपका 23वां होगा, क्योंकि SCERT का जो भी सिलेबस है सारे सिलेबस को हम यहाँ पे करेंगे। और आप लोग इसको अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आप लोग जवाब देते चले। ठीक है, हम चलते पूछते चलते हैं, आप लोग जवाब देते चलिएगा। प्रथम प्रश्न है, काफ़ी मज़ेदार प्रश्न SCERT का बनाया हुआ है। देखिए, SCERT के सिलेबस में सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे बोला गया है कि समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से आएगा प्रश्न। ये प्रश्न बोला गया है कि इतने प्रश्न आपके से पूछा जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकेंड आप लोग कमेंट करके जवाब देते चले। ब्रिक की सबसे छोटी इकाई बताना है आप सभी को। ब्रिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बताएं। चलिए, नेफ्रॉन, बहुत बेटर। जिन्होंने नेफ्रॉन किया उन सभी का सही जा रहा है। आप लोग के लिए हम टाइम देंगे और उस टाइम में आप लोगों को करना है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, और भाई सेशन को शेयर करना है अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनिएगा ध्यान से, एक सेकेंड, थोड़ा सा हम शुरुआत किए हैं तो थोड़ा सा व्यवस्था करना जरूरी है। हाँ, वायुमंडल निम्नलिखित में कौन सी परत पृथ्वी के सबसे निकट का है, बताएं। क्षोभ मंडल, बहुत बेटर, आपका उत्तर हो जाएगा। क्षोभ मंडल जो है वह पृथ्वी के सबसे निकट है। जिन्होंने बी किया सही जा रहा है। ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, अंग्रेजी में नाम इसका होता है ट्रोपोस्फीयर, पूछता है बार बार। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल बताना है कि कितने वर्ष का मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है मेरे दोस्तों, ये आपको 6 साल का होता है और 65 वर्ष की उम्र तक वो रह सकता है। तो उत्तर आपका यहाँ पे जाएगा बी पर। ठीक है, जिन्होंने बी किया सही जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, बताएं। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, तो सीस्मोग्राफ से मापते हैं। किससे मापते हैं मेरे दोस्तों, सीस्मोग्राफ से मापते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा हम नेटवर्क को हटाते हैं क्योंकि भाई किसी का भी कॉल आ जाता है तो इसमें दिक्कत हो जाएगी, आप लोग को ही परेशानी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, बताएं। प्रकाश संश्लेषण जब होता है, पौधे करते हैं तो गैस कौन सा निकालते हैं, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और निकलती क्या है, तो जल भी लेता है और जल से टूटता है तो आपका ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है, O2। तो यहाँ हो जाएगा आपका उत्तर ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न मेरे दोस्तों, प्रश्न कहता है, और इस भी मेरे दोस्तों इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना है क्योंकि अब मैं भी आप लोग के लिए मैदान में उतर गया हूँ। पूरे अच्छे तरीक़ा से जितने भी प्रश्न आएंगे मार्केट में, जितने भी सेट आएंगे या क्वेश्चन बैंक बीपीएससी आज से लेकर के 1993 तक जितने भी प्रश्न किए हैं सारे मैं करा दिया हूँ। और जो बीपीएससी का जो ओरिजिनल एग्जाम होता है मेरे दोस्तों, उन सारे क्वेश्चन बैंक को मैं कराऊंगा और मज़ेदार तरीक़ा से कराऊंगा। आप लोग जवाब देते चलिएगा, आप लोग का भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कैसा प्रश्न पूछ रहा है किसी को पता नहीं है। तो क्वेश्चन बैंक देखने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा प्रश्न पूछता है और वो कहाँ हद तक, किस हद तक जा सकता है। ठीक है, चलिए, द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है, तो द्रव से गैस में बदलता है उसको वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वाष्पीकरण। लेकिन कभी भी आपसे अगर बोले कि गैस से द्रव में, तो उसको संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, संघनन कहते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न कहता है मेरे दोस्तों, प्रश्न है कि अचार एवं मुरब्बा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं। इसमें मैं इसको पोल में भी डाला था, क्या करते हैं इसमें लंबे समय तक, तो उसमें से पानी का अंश क्या करते हैं, निकाल देते हैं। मेरे दोस्तों पानी का अंश निकाल देंगे तो अचार खराब नहीं होगा। अब भाई ईवीएस का भी चैप्टर को शामिल करके रखा है ना। ईवीएस का भी जो आप लोग सीटेट का जो तैयारियां किए हैं और उस समय में जो सीटेट की जो तैयारियां हुई थी आप लोग का, उससे संबंधित ईवीएस का प्रश्न कुछ पूछेगा आप लोगों से, क्योंकि ये सिलेबस को शामिल करके रखा है। ईवीएस में CCE का अर्थ बताना है, क्या होगा। CCE का अर्थ होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। बहुत बेटर, जिन्होंने डी किया सही जा रहे हैं। विषाणु कहाँ वृद्धि करता है, बताए।
विषाणु जो वृद्धि करता है वो कहाँ करता है? तो मेरे दोस्तों, विषाणु जो वृद्धि करता है वह जीवित कोशिका में जाकर के वृद्धि करता है, और नहीं तो वह मृत कोशिका में, वह मृत समान रहता है, वृद्धि नहीं करता है। ठीक है, जीवित में जाएगा तो जीवित हो जाएगा, मृत में जाएगा तो मृत हो जाएगा। जीवाणु ना तो निर्जीव है और ना ही सजीव है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा पारदर्शक है? पारदर्शक माने प्रकाश एक पार से दूसरे पार चला जाए उसको पारदर्शक करते हैं। तो इसमें स्वच्छ जल हो जाएगा, शीशा भी हो जाएगा, दोनों आपका क्या है, पारदर्शक का काम करेगा। तो उत्तर आपका जाएगा 3 नंबर पर। ठीक है, जिन्होंने 3 किया सही जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक से अधिक धातुओं को मिलाकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? बताए, एक से अधिक जब धातु मिलकर के पदार्थ बनेगा तो उसको मिश्र धातु कहेंगे मेरे दोस्तों ना। तो आपका उत्तर कौन जाएगा? मिश्र धातु मानेंगे, मिश्रण नहीं मानेंगे। मिश्रण होता है शरबत टाइप का जो बनाना है ना, जूस, उसको मिश्रण बोलेंगे, लेकिन धातुओं को मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पर आ जाए, फटाफट कम समय में करेंगे भाई, समय आपका मैं बर्बाद नहीं करूंगा। बस शेयर लाइक में कमी नहीं करना है आप लोगों को, अपने दोस्तों को शामिल कर लीजिए। हम आपको सीटेट में सहयोग किए हैं और अच्छा नंबर आया मेरे सहयोग से, और यहाँ भी आप लोग आराम से निकालेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य है? बताए, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बता देना है। फर्स्ट बोला कि पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषा। देखिए आप लोग परिभाषा के बारे में पढ़े हैं, इसको हटा करके चलना है आप लोगों को, क्योंकि भाई परिभाषा शामिल नहीं करता है आपका। ठीक है, मौजूदा पर्यावरण मुद्दा के प्रति संवेदनशील विकसित करना। अब भाई मौजूदा जो ज्ञान है उसके प्रति संवेदनशील करना ये ठीक नहीं है। सबसे बेटर क्या होता है कि पर्यावरण से अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञान अर्जन करने की स्थिति बनाना, ये सबसे बेटर होगा। ठीक है, आप लोग सीटेट में तैयारियां किए हैं तो कुछ प्रश्न आपको 1-2 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्वयं ज्ञान अंतःक्रिया वाला ठीक है। ठीक है, और ये देखिए इसमें कोट दिया हुआ है, तो मौजूदा ज्ञान को मैं संवेदनशील रहना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और पर्यावरण मुद्दे को दूर करने की स्थिति की कुशलता विकसित करना, तो ये भी आपका सही है। तो आप तीनों सही कर सकते हैं, बी, सी और डी कूट के हिसाब से। लेकिन अगर स्पेशल रहता तो आपका उत्तर वही जाता जो मैंने बताया आपको, अंतःक्रिया वाला। चलिए ध्वनि का मात्रक बताना है। ध्वनि का मात्रक बता दीजिए, किसी को पता है? तो सभी को पता है भाई डेसीबल होता है, लेकिन मैं डेसीबल छोड़ करके एक और होता है, उसका नाम बताना है, कौन सा होगा। चलिए ध्वनि का ऐसा ही मात्रक अगर आपसे पूछे तो हमेशा हर्ट्ज करिएगा, आपका हर्ट्ज सही जाएगा। ठीक है, बबूल कैसा पौधा है? बताए, बबूल जो है, बबूल का पेड़ होता है ना, उसमें कांटे होती है। तो जो भी पौधा जिसमें कांटे होती है उसमें वो पौधा जो है ना मरुस्थल में होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो आपका हो जाएगा कैसा पौधा? मरुद्भिद, मरुद्भिद हो जाएगा। ठीक है, 54 का उत्तर आपका बी पर चला जाएगा। ठीक है, देखिए 55 कहता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा होता है? आप सभी को पता है, जो डॉक्टर लोग जो थर्मामीटर का जो प्रयोग करते हैं ऐसे लगा करके और बुखार जांचते हैं, उसमें पारा भरा होता है। क्या होता है? पारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के संप्रत्यय के रूप में पर्यावरण सम्मिलित करता है। देखिए पर्यावरण किसको सम्मिलित करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं। वो शामिल करता है जैविक पर्यावरण को, भौतिक पर्यावरण को और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को। ये 3 चीज को, जैविक, भौतिक और क्या, सामाजिक, 3 चीज को शामिल करता है पर्यावरण। जैविक, भौतिक और क्या, सामाजिक। याद रखिएगा, आज के बाद से गलती नहीं करिएगा। चलिए, चुंबक स्वतंत्र पूर्वक लटकाए जाने पर किस दिशा में स्थित होता है? आप सभी को पता है, अगर आप चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाते हैं तो वह हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर रहेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों, प्रश्न कहता है, देखिए ध्यान से पकड़ना है सभी प्रश्नों को। यहाँ पे क्या बोला, बहुत बड़ा प्रश्न बोल रहा है, और देख लेते हैं इस प्रश्न को। पहले आंसर पर आते हैं कि क्या बोला है। इस प्रश्न को छोड़ के चलेंगे क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न है और इसमें कोई ईवीएस का कोई टॉपिक रखा हुआ है ना, मतलब कि पेडागोजी टाइप का। तो पेडागोजी नहीं पूछेगा, उसको हटा करके ही चलेंगे पेडागोजी को, तो बेटर होगा। चलिए प्रश्न का आता है, आप लोग जवाब दीजिएगा कि पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? बताए, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? मात्र एक उपग्रह है, चंद्रमा।
ठीक है, जिसको हम जीवाश्म उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा क्योंकि चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए ऑपरेशन उजाला बिहार के किस जिला में शुरू किया गया? देखिए करंट अफेयर्स पूछा गया है। ऑपरेशन उजाला बिहार के किस जिला में शुरू किया गया है? याद रखिएगा ये मुजफ्फरपुर जिला में शुरू किया गया है ऑपरेशन उजाला, और मैं बिहार के इसी जिला से निवासी हूँ। ठीक है, मैं जो निवासी हूँ बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से हूँ। और आप लोग कहाँ से निवासी है ज़रूर कमेंट करिएगा। भारत के किस कोने से हमारा वीडियो आप लोग देखते हैं ज़रूर अपना कमेंट करके बताइएगा कि आप किस राज्य से हैं और किस राज्य के किस जिले से हैं, और अपना नाम जरूर लिखिएगा। मैं आप सारे लोगों का कमेंट को देखूंगा और आप कहाँ से जुड़ रहे हैं हमसे। चलिए प्रश्न कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह बताना है। बहुत मजेदार प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आया हूं क्योंकि देखिए एनसीईआरटी जो एससीईआरटी जो सिलेबस बनाया हुआ है वह आपका देखिए चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां तक का अगर सिलेबस अगर आप पर्यावरण, भूगोल, इतिहास क्लियर कर लेते हैं तो आपका एससीईआरटी का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। देखिए होता उसी से संबंधित सारे प्रश्न इसमें बनाए गए हैं, लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके बनाए गए हैं जिस प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा द्वीप समूह कहे तो इंडोनेशिया द्वीप समूह है। बहुत बेटर, जिन्होंने एक किया उन सभी का सही जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बताए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला एक नदी का नाम बता दीजिए। तो नर्मदा और ताप्ती ये जो है अरब सागर में गिरती है, तो इसको हटा लीजिए दोनों को। नर्मदा ताप्ती अरब सागर में गिरता है, कृष्णा नदी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरता है, और सतलज नदी जो है ना वो जाकर के किसी से मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका नर्मदा, ताप्ती और ये सतलज ये सब पश्चिम की नदियां हैं, है ना, और कृष्णा जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरता है पूर्व साइड में। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों कि बीजों का अंकुरण किसकी उपस्थिति में हो सकता है? देखिए बीज के अंकुरण के बारे में सीटेट में पढ़ना है, लेकिन भाई किसकी उपस्थिति में हो सकता है ये आपको एससीईआरटी के सिलेबस में शामिल किया गया, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सूर्य के किसकी अनुपस्थिति में, माने कौन सा नहीं रहेगा तभी भी बीज अंकुरित हो जाएगा? तो प्रकाश से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा प्रकाश। अनुपस्थिति उपस्थिति को ध्यान से पकड़े तब पकड़ में आएगा। कहता है क्या सबसे उपजाऊ मिट्टी डैश होती है? सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी? बहुत बेटर जवाब आ रहा है आप लोग का, जलोढ़ मिट्टी। बहुत बेटर है, आपका उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला कि भारतीय सेना ने गलवान संघर्ष के दौरान मारे गए अपने कर्मियों के लिए किस स्थान पर एक स्मारक बनाया है? देखिए भारतीय सेना में जो लोग मारे गए जो सैनिक थे उनका एक स्मारक बना है। देखिए करंट अफेयर से प्रश्न पूछा हुआ है, तो कहाँ है वो स्मारक? तो ये लद्दाख में बना है। क्या बना है मेरे दोस्तों? लद्दाख में बना है। आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः शूटिंग तारे के रूप में जाना जाता है? आपके सर ये शूटिंग तारा होता क्या है? देखिए फिल्मों में जो शूटिंग होता है ना, ऊपर से उल्का पिंड आता है एकदम ऐसे, और पीछे से एकदम क्या रहता है उसमें, पीछे से उसमें गैस निकलते रहता है, तो ये शूटिंग तारा कहलाता है। उसका शूटिंग आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा देखने में लगता है। तो उल्का पिंड बोलते हैं। क्या उसको उल्का पिंड बोलेंगे। आपका हो जाएगा उत्तर ए इज द राइट आंसर। उल्का पिंड के बारे में पढ़े थे, लेकिन ये नहीं जान रहे थे आप लोग कि उसको शूटिंग तारा भी कहते हैं। तो ये प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा बढ़ा करके उसको। ठीक है, शूटिंग तारा कहते हैं उल्का को। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? देखिए भारत का कोई भी सैनिक हो उसका सर्वोच्च कमांडर की बात अगर आपसे करता है तो वह आपके राष्ट्रपति साहब हो जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति हो जाएंगे। अभी राष्ट्रपति कौन है आप सभी को पता है? कमेंट करिएगा, कमेंट में बताइएगा आप लोग उत्तर की राष्ट्रपति अभी हाल में कौन है। हाँ कमेंट आ रहा है आप लोग का, फटाफट कमेंट कर दे। द्रौपदी मुर्मू साहब। ठीक है, बहुत बेटर। स्पेन की राजधानी कौन सी है? स्पेन की राजधानी कौन सी है मेरे दोस्तों? तो स्पेन की राजधानी आपका मैड्रिड है। आपका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? देखिए स्वराज पार्टी की बात आती है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ है 1923 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और इसका गठन मोतीलाल नेहरू और सी आर दास किए हैं। कौन किए हैं?
स्वराज पार्टी के गठन कब हुआ है? 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा और क्या मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास द्वारा, बोले तो चित्तरंजन दास द्वारा। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर कौन सा जाएगा? 3 पर चला जाएगा। मोतीलाल नेहरू है तो मोतीलाल मारेंगे। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कुचालक होता है? मतलब कि उससे विद्युत जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। तो चांदी तो सबसे सर्वोत्तम चालक होता है। तांबा भी भाई बेटर है, चांदी के बाद स्थान आता है, और तांबा के बाद एल्युमिनियम का स्थान आता है। और माइका जो है ना, आवर्क बोलते हैं इसको, इससे भाई विद्युत क्या है? विद्युत का कुचालक है, लेकिन ऊष्मा का सुचालक है। एक बात याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है कि कौन विद्युत का कुचालक है लेकिन ऊष्मा का सुचालक है, तो माइका हो जाएगा। ठीक है, यह प्रश्न पूछता है निम्नलिखित कौन से पोषक तत्व तो हमारे विकास में मदद करते हैं? भाई बताइए, हमारे शरीर का जो विकास होता है उसमें कौन से पोषक तत्व मदद करता है, इसके बारे में बताना है आप सभी को। मतलब दोस्तों, उस पोषक तत्व का नाम है, एक सेकेंड, कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन। बहुत बेटर। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के विकास के लिए मदद करता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा 71 का ए इज द राइट आंसर। बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाइए। पौधे के भाग तथा उनके कार्य को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन बताना है। जड़ पौधे को पतिया से जोड़ती है, ये बात गलत है। जड़ भाई पतिया से कैसे जोड़ेगा? ये बात तो गलत लिखा, इसको हटाइए। फल परागण में सहायता करता है, ये भी बात गलत लिखा। फूल पौधे के प्रजनन अंग है, ये तो ठीक है भाई, फूल से ही पौधे का प्रजनन होता है, ये सही बोला। पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। पत्ते जो है ना वो पौधे को क्या करते हैं? ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। नहीं, ये भी गलत है आपका। उत्तर कौन सा होगा बेटा? कूट नहीं है, इसलिए हम इसको एक ही उत्तर सही चयन करेंगे। फूल पौधे के प्रजनन अंग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। हमारे मुंह में 8 दांतें होती है। भोजन करते समय कृंतक जो होता है ना, कृंतक आगे वाले भाग को कहते हैं कृंतक। रदनक बोलते हैं इसको। यहाँ चिरने फाड़ने वाला दांत को 4 होता है रदनक। तो भाई 8 जो होता है कृंतक का उपयोग करता है। भाई कृंतक का उपयोग, कृंतक क से काटना, कृंतक काटना, ये बात आप लोग याद रखेंगे तो आपको कभी भी गलती नहीं होगा इस प्रकार का प्रश्न में। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह संकीर्ण क्षेत्र जहां हम भूमि, जल और वायु को एक साथ पाते हैं, जहां पे भूमि हो, जल हो, वायु हो, एक साथ हो, उसको क्या कहते हैं? बताए, क्या कहते हैं उसको? जीवमंडल कहते हैं मेरे दोस्तों। जहां पे सब चीज है उसको हम लोग जीवमंडल बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि चांदी अयस्क है किसका? माने चांदी का अयस्क बताना है। बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का है मेरे दोस्तों, बॉक्साइट एल्युमिनियम का है। हेमेटाइट लोहा का है। सिनेबार पारा का है। ये आर्जेंटाइट जो है मेरे दोस्तों वो चांदी का है। तो मैंने 4 ऑप्शन बताया, चारों ऑप्शन प्रश्न पूछता है। ठीक है, उसको भी ध्यान में रखिएगा आप सभी को। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सौर संचालित करने का उद्देश्य बताना है। क्या उद्देश्य है? चलिए, कि क्या उद्देश्य है उसका सौर के द्वारा संचालित करना? बताए। देखिए, उसका उद्देश्य है मेरे दोस्तों कि वनस्पति जगत और प्राणी जगत विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावात्मक संबंध विकसित करना। इससे बेटर कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। मीथेन का रासायनिक सूत्र बताना है आप सभी को। मीथेन का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा। मीथेन का रासायनिक सूत्र जो होता है वह CH4 होता है। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है कि हल्दी से कौन सा प्राकृतिक रंग प्राप्त होता है? बताए, हल्दी से कौन सा रंग? पीला रंग। बहुत बेटर, आपका उत्तर हो जाएगा पीला। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? राष्ट्रीय गीत किसने लिखा मेरे दोस्तों? बताए। चलिए, राष्ट्रीय गीत हमारा लिखने का काम किया राष्ट्रीय गीत तो आपका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। क्योंकि राष्ट्रीय गीत जो है ना वो कौन है? सुजलाम सुफलाम मलयाजा शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, ये सब क्या है? राष्ट्रीय गीत है और बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। और राष्ट्रगान बोलते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाता। चलिए, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताए। सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला, देखिए सबसे बड़ा
पर्वत की चोटी करेगा तो हिमालय हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला बोले तो आपका हो जाएगा एंडीज। ठीक है, चलिए एनीमोमीटर से क्या मापते हैं, पता है आप सभी को? एनीमोमीटर से क्या मापते हैं बताए? वायु की गति। बहुत बेटर, 81 का आपका उत्तर बी पड़ जाएगा। नेक्स्ट है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है हमारे दोस्तों? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी श्रीहरिकोटा नहीं दे, आंध्र प्रदेश दे, राज्य का नाम दे, तो भी याद रखना पड़ेगा आपको। प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज्यादा बिखरता है? किसी को पता? देखिए मैं आपको बताता हूँ, लाल रंग सबसे कम बिखरता है। बिखरता माने छितराव, फैलाव। ठीक है, तो भाई प्रकाश का सबसे ज़्यादा जो रंग बिखरता है वह बैगनी बिखरता है। अगर बैगनी नहीं रहे तो कौन जाएगा उत्तर? ये प्रश्न याद रखिएगा, क्योंकि बैगनी देता नहीं है। बैगनी 1 नंबर में होगा, लेकिन बैगनी नहीं दे तो नीला मारेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बैगनी करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। अगला बोला क्या? चलिए इसको हटा करके चलते हैं भाई। इस प्रकार के प्रश्नों को इग्नोर करेंगे, जो पेडागोजी टाइप का होगा। 1-2 ऐसा प्रश्न डाल दिया है, सेट वाला भी क्या करे, प्रश्न कहाँ से लाए? हाँ, 1 किलो बाइट कितने? 1 किलो बाइट माने 1 KB। 1 KB आप लोग मेमोरी जानते हैं ना, पहले मेमोरी चलता था, 1024 MB बोलते थे उसको, क्या? तो 1 KB कितने बाइट के बराबर होते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। बताए क्या होगा आपका उत्तर? चलिए 1 KB बराबर 1024 बाइट्स, बीट नहीं बाइट्स, आपका उत्तर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे हल्का धातु कौन सा है? सबसे हल्का धातु कौन सा? लिथियम। और सबसे भारी? ऑस्मियम। याद रखिएगा, सबसे हल्का धातु लिथियम, सबसे बड़ा धातु ऑस्मियम। ठीक है, इन बातों को याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न मैं 360 डिग्री बताऊंगा कि भाई एक प्रश्न पूछा तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न हमको पता है मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इस प्रश्न को भी आप लोगों को याद रखिएगा क्योंकि वो हिट प्रश्न होता है। किसका उपयोग पर्यावरण को प्रदूषण करने में योगदान देगा? बताइए कौन जो है पर्यावरण को प्रदूषण फैलाएगा, इसमें बताना है। पेपर का कैरी बैग, भाई पेपर का कैरी बैग तो भाई गल जाएगा, तो ये आपको प्रदूषण नहीं फैलाएगा। सूती कपड़े का थैला, ये भी भाई प्रदूषण नहीं फैलाएगा। लाइलॉन का कैरी बैग माने बोले तो प्लास्टिक जो है ये आपका फैलाएगा, लेकिन जूट का नहीं फैलाएगा। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ग्लास का मुख्य घटक बताना है। ग्लास का मुख्य घटक मैं बता दूं मेरे दोस्तों, ग्लास का कभी भी सूत्र देखेंगे ना आप लोग तो उसमें SI रहता है। क्या होता है? SI को कहते हैं सिलिकॉन। क्या बोलते हैं उसमें? सिलिकॉन। तो ग्लास बोले तो क्या? शीशा में हमेशा सिलिकॉन होगा, तो मेरे दोस्तों आपका उत्तर कौन सा गया? सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न बोलो मेरे दोस्तों कि कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है? इसमें स्प्लीन है, गुर्दा है, यकृत है, हृदय है। कौन सा अंग जो है हमारा जो शरीर में ब्लड है उसको शुद्ध करने का काम करता है? तो ब्लड को शुद्ध करने वाला एक ही काम करता है, उसका नाम है हृदय। क्या हो जाएगा? हृदय आपका उत्तर हो जाएगा। ब्लड को शुद्ध करता है। 1 सेकेंड में दोस्तों, ब्लड को शुद्ध बोले तो छानने का काम ये गुर्दा का काम है, यहाँ पे गुर्दा मारेंगे तो सही जाएगा। हृदय जो है ना पंप कर करके ब्लड को भेजने का काम करता है, लेकिन शुद्ध करने का काम जो है वह गुर्दा को है, यूरिया छानने का काम करता है किडनी। गुर्दा बोले तो क्या? किडनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न है 91 नंबर, 90 को छोड़ के चलेंगे। चॉकलेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोआ, अब यहाँ पे लिखना चाहिए कोकोआ लिखना चाहिए यहाँ पे, का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जहाँ सबसे ज़्यादा कोकोआ बनता है, कोकोआ से चॉकलेट प्राप्त होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपका चॉकलेट बनता है, उसका नाम है आइवरी कोस्ट। यहाँ से चॉकलेट प्राप्त किया जाता है, कोकोआ यहाँ से सबसे ज़्यादा मिलता है। अच्छा, जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए आपको पता है जीवाश्म ईंधन कभी भी नवीकरणीय नहीं होगा। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। जीवाश्म ईंधन में कौन कौन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए फटाफट। सभी कोई जो लोग तैयारियां कर रहे हैं नोट कर लेंगे। जीवाश्म ईंधन में आता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। याद रखिएगा, जीवाश्म ईंधन में कौन कौन आते हैं? कोयला, पेट्रोलियम और क्या? प्राकृतिक गैस आते हैं। और
ये जो मेरे दोस्तों ये पृथ्वी की प्रॉपर्टी के सबसे ऊपर परत में पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी के प्रॉपर्टी में सबसे ऊपर पाए जाते हैं जीवाश्म, और ये जो है अनवीकरणीय संसाधन है। ये भी प्रश्न पूछता है, बोले तो परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का। नेक्स्ट है कि गलत कथन का चयन करना है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव केवल पृथ्वी पर है, ध्यान से पकड़ना है, ये बात गलत है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव केवल पृथ्वी पर नहीं है मेरे दोस्तों, सूर्य का भी कुछ गुरुत्वाकर्षण है, सबका कुछ न कुछ गुरुत्वाकर्षण है, जिसकी वजह से ग्रह जो है वह क्या करता है, मूव करते रखता है ना। इसलिए गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पूछ रहा है, गुरुत्वाकर्षण स्पेशल है नहीं, प्रभाव किस पर है, तो प्रभाव हर चीज पर है गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, जिसके वजह से ग्रह मूवमेंट करते रहता है, गति करते रहता है। ठीक है, तो आपका उत्तर फर्स्ट में गलत हो, आपका बोल रहा था तो गलत, फर्स्ट ही पकड़ा गया। अच्छा, पृथ्वी का कौन सा भाग इसकी जैव विविधता के लिए सहायक है, जैव विविधता के लिए, माने जैव विविधता सबसे ज्यादा वहां पे पाया जाता है, तो भाई जैव मंडल में सारे चीज आ जाएंगे आपको, है ना, उसमें जैव विविधता पाया जाता है जैव मंडल में। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर। जिस प्रकार से मैंने आपको सीटेट में सहयोग किया उसी प्रकार से मैं आपको बीपीएससी 7th फेज में सहयोग करूंगा और आप लोग निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग बिहार से हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिहार के अदर स्टेट से तो बहुत अच्छी बात है। सभी कोई आप लोग इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, क्योंकि मैं जो भी सिलेबस करा रहा हूँ SCRT सिलेबस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न रेगुलर 80 प्रश्न करा रहा हूँ मैं। ठीक है, कुछ दिन में मैं आपको 100 प्रश्न कराऊंगा, आपको जो क्वेश्चन बैंक जो 65वीं 64वीं 67वीं जितना भी हुआ है सारे का क्वेश्चन बैंक मैं करा दूंगा कि किस प्रकार का प्रश्न पूछता है बीपीएससी। इससे भी आप लोगों का एक अनुभव हो जाएगा कि कहाँ से प्रश्न डालेगा। ठीक है, पाक युद्ध 1971 के दौरान सेना का प्रमुख कौन था, बताएं। सेना का प्रमुख जो था, याद रखिएगा, बहुत चर्चित नाम है इनका, मानेकशॉ नाम है उनका, है ना। इतना तो भाई नाम नहीं है, लेकिन आप लोग इसको पता होगा, मानेकशॉ। ये क्या थे, फील्ड मार्शल थे। क्या थे, फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जो 1971 में जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था उस समय में सेनापति यहाँ के थे। नेक्स्ट है कि भारत में भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें क्या आवश्यक है। भाई भोजन को पोषक तत्व बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, चलिए प्रश्न तो पढ़ लिए, क्या जरूरी है बताए। फलों और सब्जियों को काटने के बाद धोना तो पोषक तत्व नष्ट हो जाएगा। भोजन को अधिक देर तक पकाना, इससे भी आपका पोषक तत्व खत्म हो जाता है। चावल और अन्य अनाजों को ढेर सारा पानी से धोना तो ये भी बेकार हो गया। चावल तथा अनाज को उसी पानी में पकाना जिस पानी में आप क्या किए हैं, भिगोए हैं। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा बताए, ये आपका हो जाएगा उत्तर, चावल तथा अनाज को उसी पानी में पकाना जिसमें उन्होंने भिगोया है, मतलब जिसमें आप धोते हैं उसी में। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न आ गया, प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी कोई कमेंट करके कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में, जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं, जो लोग ऑफलाइन मेरा वीडियो पूरा देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा कि आपका 80 में कितना सही गया, 80 प्रश्न में कितना आप लोग सही मार रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में श्वेत रंग का अर्थ बताना है, बताए क्या होगा श्वेत रंग का अर्थ। चलिए, शांति और सत्य का प्रतीक है श्वेत रंग, आपका उत्तर बी पर जाएगा। भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत बताना है। भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत भूजल, क्या हो जाएगा, भूमि का जो जल होता है वो ताजे पानी का होता है, जिसको हम चापाकल के माध्यम से उसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जल चक्रण को किस अन्य नाम से जाना जाता है। जल जो चक्रण होता है उसको किस अन्य नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा जलीय चक्र कहते हैं उसको, जल चक्र को जलीय चक्र कहते हैं, हाइड्रोलॉजिक। ठीक है, आपका उत्तर चला जाएगा सी पर। नेक्स्ट है कि सी100 में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है। सी100 में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा उत्तोलक का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, उत्तोलक का। किसे संसद की जननी कहा जाता है, बताए सभी कोई बताए, मजेदार प्रश्न है। संसद की जननी जो है आपका ब्रिटिश है, क्या है, ब्रिटिश को संसद की जननी कहते हैं, है ना।
कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड जो है वह किस प्रकार का कार्य करता है। देखिए कीबोर्ड जो है ना इनपुट डिवाइस नहीं है, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस होना चाहिए। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न में इसका उत्तर जो है वह सही नहीं दिया है। कीबोर्ड जो होता है ना आउटपुट डिवाइस है, बोले तो बाहर रूप से जोड़ा जाता है इसको, है ना, इसको छोड़ के चलेंगे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बता दीजिए कहाँ पे है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये मुंबई में है मेरे दोस्तों। कहाँ है? मुंबई में। चलिए भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बताना है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। बहुत बेटर। क्रिकेट खेल में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? देखिए क्रिकेट में LPW का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? LPW यहाँ पे लिखा हुआ है LBW होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। प्रश्न कहता है सुनिएगा कि बारिश के 30 से 40 मिनट के बाद बारिश का पानी पीने के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? देखिए याद रखिएगा 30 से 40 मिनट तक जो बारिश होती है शुरुआत में उसमें अम्ल ज़्यादा मात्रा में रहता है, जिसकी वजह से वह पीने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय बताना है। बहुत हिट है, लौसाने है। क्या है? लौसाने जो है वह ओलंपिक समिति का मुख्यालय माना जाता है लौसाने को। आपका हो जाएगा ये स्विट्जरलैंड में मेरे दोस्तों, आपका उत्तर ए हो जाएगा। अच्छा ज्यामिति का जनक यूक्लिड साहब है। कौन है? यूक्लिड साहब जो है वह ज्यामिति का जनक माना जाता है। आपका उत्तर जाएगा डी पर चला जाएगा। यूक्लिड साहब जो है वह ज्यामिति का जनक है। नेक्स्ट है, इसको हटा करके चलेंगे। पौधे के लिए नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध होता है? देखिए आज से लेकर के हमेशा तक याद रखें, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। किसमें? नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं। आपका उत्तर 3 पर जाएगा। ये हमेशा याद रखिए क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं चलता है। नेक्स्ट है ग्रैंड कैनियन डैश नदी पर। देखिए ग्रैंड कैनियन जो है वह कोलोराडो नदी पर है। कौन है? कोलोराडो नदी। कोलोराडो लिखा हुआ यहाँ पे, तो कोलोराडो नदी भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। आपका उत्तर 12 का जाएगा 4 पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? देखिए दक्षिण भारत की मात्र ऊंची चोटी का नाम एक ही है, अनाई, ठीक है, अनाई मोडी। आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, फटाफट करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। शेयर जरूर मारिएगा, लाइक जरूर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। प्रश्न कहता है कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण अधिगम के शिक्षण उपागम को अधिग्रहण करना चाहिए। अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखिए सबसे बेटर है, आप लोग पढ़ाई किए हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर कभी भी पढ़ाई किया जाता है, पता है आप सभी को। काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? बताएं। काजू और चाय, दो चीज, काजू और चाय अगर उगाना चाहते हैं उसके लिए आपको लेटेराइट मिट्टी चाहिए। कैसा मिट्टी चाहिए? लेटेराइट मिट्टी। याद रखिएगा, बहुत मजेदार प्रश्न है। काजू और चाय उगाने के लिए लेटेराइट मिट्टी चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? बताएं। रबी फसल इसमें कौन सा हो जाएगा? तो रबी फसल आपका सरसों हो जाएगा, ठीक है, गेहूं हो जाएगा, चना हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के जो है आपका रबी फसल हो जाएगा। लेकिन इसमें जितने भी है ज्वार, मूंगफली और बाजरा, ये आपका खरीफ फसल है, ठीक है। चलिए भारत के किस राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है? बताएं कौन ऐसा देश है जहाँ पे भगवान की सबसे ज़्यादा संख्या है? बोले तो मंदिर है, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा केरला, ठीक है। भगवान का अपना देश कहा जाता है तो केरला में। अच्छा शब्द बुल और बियर शब्द जानते हैं आप लोग? देखिए शेयर मार्केट खेले आप लोग? मेरा शेयर मार्केट में बता दें आप लोगों को 7000 रुपया डूबा हुआ है, डूबा था, छोड़ दिए, उसके बाद शेयर मार्केट पर कभी नहीं गए। तो बुल और बियर जो वर्ड होता है वो आपका शेयर मार्केट से संबंधित है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर बाजार, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन के विषय में विद्यालय आधारित आकलन निम्नलिखित में से कौन सा आकलन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा होगा? देखिए विद्यालय में आप पेपर पेंसिल कभी भी सही नहीं जाता है, समूह कार्य, ठीक है, निष्पादन परीक्षण, परियोजना, तो सबसे बेटर कौन सा हो जाएगा? बताइए। विद्यालय आधारित बताना है 19 का, तो आपका उत्तर जाएगा ये तो समूह कार्य जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो जाएगा वो परियोजना चलेगा, क्योंकि समूह में किया गया कार्य एक प्रकार का परियोजना होता है। मैंने आपको सीटेट में बताया था, समूह में कोई भी बच्चा काम कर रहा है, उत्तर हमेशा परियोजना जाता है, सही, मैंने आपको बताया था। तो समूह और परियोजना वाला आपका सही जाएगा। उत्तर आपका क्या हो गया? बी और डी,
ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न है, और मैं आपका जो समय लिया लगभग 34 मिनट में 80 प्रश्न कराया। आप समझ सकते हैं दुगुना स्पीड से मेरा चल रहा है। मसूरों में खून आना, दांतों का ढीला हो जाना, ये विटामिन सी की वजह से होता है। सबको पता है, किसी को दिक्कत नहीं होगा इसमें। देखिए विटामिन सी से आपका हो जाएगा मसूरों के लिए, विटामिन ए से रतौंधी हो जाएगा, विटामिन बी से हो जाएगा बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है, कमी से। विटामिन डी से आपका रिकेट्स होता है, सूखा रोग होता है। और विटामिन सी से आपका हो गया क्या, दांतों का सूखा हो जाना या मसूरों से क्या आना, खून आना, ये आपका विटामिन सी का वजह से होता है। तो आज का ये सेशन समाप्त हुआ मेरे दोस्तों। और आज जो मैंने वीडियो बनाया आप लोगों के लिए इसलिए बनाया कि भाई क्लास में जो होता था साउंड आता था जिससे वैसे आप परेशान होते थे, तो अब आपको साउंड नहीं आएगा क्योंकि मैं घर पे बनाऊंगा वीडियो और आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप लोग आराम से आप लोग लाइव में शामिल हो सकते हैं, जवाब दीजिएगा और अपने दोस्तों को जोड़िएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करके रहिएगा। सेशन कैसा लगा बताइएगा और कहाँ से जुड़े हैं आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।